स्टार्ट करेंगे। पिछले जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी लास्ट मंथ में, तो उसमें हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को पढ़ रहे थे। ट्यूबरकुलोसिस के ग्लोबल इम्पैक्ट को देखा था हमने। डिफरेंट तरह से ये ट्यूबरकुलोसिस के ग्लोबल इम्पैक्ट में किस तरह से ये हमारे वेल्थ को यानी पैसे को, इकोनॉमी को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, ये किस तरह से समाज के अलग अलग स्ट्रेटा को, गरीब लोगों को जो माल नरिश्ड हैं या जो कमजोर हैं फाइनेंशियली, उनको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। इवन के फैक्टर्स तो ये है कि रिस्क फैक्टर जो इसके होते हैं, मतलब जिसको ज्यादा होने के चांसेस है ट्यूबरकुलोसिस, वो अमीर को भी हो सकते हैं। अच्छे वेल टू डू फैमिली में लोग खाने का स्टैंडर्ड जो है अपने आप को बहुत ज्यादा ये करने के चक्कर में कि ज्यादा हम फैट गेन नहीं करें और स्लिम बने रहें, और इस चक्कर में लोग थोड़ा अपना जो डाइट का जो शेड्यूल है वो इस तरह से पुअर कर लेते हैं कि उनको सही से नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, तो वहां भी माल नरिशमेंट हो सकता है। तो आप ये फैक्टर देखिए कि 1000 से नीचे का ग्राफ जो 1000 में शो कर रहा है कितने थाउजेंड्स टीबी केसेस को एट्रीब्यूटेड हैं, और वो लेफ्ट में जो आपका वर्टिकल है वो अलग अलग पॉइंट्स है कि अंडर नरिशमेंट को ट्यूबरकुलोसिस कितना हो सकता है, स्मोकिंग वाले को चांस कितना है, HIV वाले को कितना चांस है, डायबिटीज वाले को कितना चांस है, अल्कोहल का जो मिस यूज करना ज्यादा आप ले रहे हैं उसका डोज, उससे कितना हो सकता है। तो पहला, आवाज आ रही है ना सबको अच्छे से? तो फर्स्ट जो पैरामीटर है, आपको किसी कोई अगर अनम्यूट है तो बताएगा, आवाज आ रही है ना? फर्स्ट जो पैरामीटर है अंडर नरिशमेंट वाला, वो आप पैरामीटर देखें तो उसमें ये बात, आवाज जा रही है आप लोगों को? इरफान, जी सर, बीच में रुकी नहीं थी ना? जी सर, रुक गई थी? नहीं सर, हल्की सी रुकी थी, आवाज अच्छा, फंस रही थी। तो बता दिया कीजिए आप लोग इस तरह से, ठीक है? वो लगता है कभी कभी कि साउंड भी कुछ नहीं आ रहा है, वो एतदाल नहीं बन पाता है। मुझे लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि मैं आगे निकल गया, अब छूट गया आप लोग पीछे। खैर, तो आप जब ये पैरामीटर देखेंगे, इसको मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आप लोग समझें कि ट्यूबरकुलोसिस लोन इतनी बड़ी टेंशन नहीं है जितना इसके रिस्क फैक्टर, जिसको हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब स्मोकिंग क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? पहले से हम हेल्थ अवेयरनेस से डायबिटीज भी कंट्रोल कर सकते हैं। अल्कोहल का यूज जबरदस्ती है हमारे यहाँ, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि अल्कोहल लेने से, यानी अल्कोहल आप ज्यादा पी रहे हैं तो टीबी के चांसेस ज्यादा है आपके अंदर। इसी तरह से माल नरिशमेंट या अंडर नरिशमेंट, वो जिनके अंदर तगजिया कम है, या तो वो लोग गरीब हैं, या लोगों को सही से खाने का पैटर्न नहीं, या कुछ लोग देखिएगा अननेसेसरी रिलीजियसली जो क्या होते हैं कि वो तो नहीं खाते हैं वो नॉन वेज। प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है आपको वो नॉन वेज है, तो उनको कम से कम वेज हैं वो रिलीजियसली अगर बाध्य भी हैं तो उसको समझाएंगे कि कौन कौन सी सब्जियां ज्यादा है, या कम से कम पनीर तक तो पहुंचो यार। तो इस तरह के डाइटरी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना बड़ा रोल हो सकता है इलाज बिल गिजा का, कि सिर्फ आप गिजाई तवाजुन अगर मेंटेन कर देते हैं तो कितना जबरदस्त कंट्रोल हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस का वहाँ पे। तो ये फैक्टर्स ध्यान में होने चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स, और वो बहुत खतरनाक तरीके से HIV, हेपेटाइटिस, सॉरी ये एड्स जो हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन। अभी टीबी को कंट्रोल करने के मोड में 80 में 90s में सरकार वर्ल्ड पहुंचा ही था कि HIV आ गया, तो इसने एक अलग बर्डन डाल दिया कि HIV को वालों को टीबी होना शुरू हो गया, इसलिए कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, मतलब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है HIV में। और टीबी जो है अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है, पढ़ा था नहीं हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीज, या जो डिजीज का वो पढ़ा था हमने, सारी चीजें थे। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज एक पढ़ा था, वो डिजीज जो आपको कमजोर होते ही आप पे हमला कर देती, तो उसमें टीबी भी एक है। तो जैसे आप एड्स में कमजोर होते हैं, टीबी खट से हो जाता है। तो ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है कि कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स इसके क्या क्या हैं। टीबी का अगर क्लासिफिकेशन आप लोग देखेंगे तो पल्मोनरी टीबी, यानी जो लंग्स में जो टीबी होती है, वो एक होता है जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसका। और दूसरा जो इसका है एक्स्ट्रा पल्मोनरी, लंग्स के अलावा कहीं भी हो, ठीक है? लंग्स में दो तरह से हो सकता है, स्पूटम पॉजिटिव टीबी, जिसके स्पूटम में बैक्टीरिया मिला हो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई मिल जाए, वो होंगे। और कुछ ऐसे भी पल्मोनरी टीबी होंगे स्पूटम निगेटिव टीबी। इलियास साहब बैकग्राउंड अपना आप बंद कर लेना, तो फिर रिजेक्ट हो जाइएगा। ऑटोमेटिक इसमें एक सिस्टम लगाएगी, जो ज्यादा आप पीछे बैकग्राउंड से जिनकी आवाज आएगी वो रिजेक्ट हो जाएंगे। स्पूटम निगेटिव टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस तो है, लेकिन उसके स्पूटम यानी जो बलगम कहते हैं, उसको जब आप डायग्नोज कीजिएगा तो उसमें बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, ऐसे भी केसेस होते हैं।
और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस 10 से 15% होते हैं उसमें लिम्फ नोड की टीबी हो सकती है, जॉइंट्स की टीबी हो सकती है, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट की हो सकती है, स्पाइनल ट्रैक्ट की टीबी हो सकती है, इसमें इंटेस्टीन की टीबी हो सकती है। एक बड़ा नाम है रॉबर्ट कॉक का, आप लोगों ने सुना होगा कि इस बंदे ने ही पता लगाया था कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है, बर्लिन में का रहने वाला था ये बंदा। इसने पता लगाया टीबी के नाम में, इतना टीबी से रिलेटेड इतना बड़ा नाम है कि इनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला टीबी पे खोज के लेके। तो इन्होंने ही बताया कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है के बारे में, इन्होंने इसलिए इसको जो कहते हैं इसको पॉक्स बैसिलस कहते हैं इस बैक्टीरिया को। इनका ही कहना था कि 80% से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है रेस्पिरेटरी होता है, मतलब जो क्या कहते हैं आपको इसमें पूरे लंग्स में होता है और बॉडी के सारे पार्ट में हो सकते हैं, हेयर और नेल्स को छोड़ के। मेनिंजाइटल ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, यानी ब्रेन में इन्वॉल्व हो रहा है। और जो एज ग्रुप है वो है 15 से 59, यानी 15 साल से लेके 59 साल का जो एक रिव्यू, मतलब कि आपको इसका एवरेज निकला है, इस एज में ज्यादा ये इफेक्टिव होता है। एक ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे ट्यूबरकुलोसिस को। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि टीबी के बारे में आप जो है वो बताइए। और ट्यूबरकुलोसिस का इसका ध्यान इसलिए भी रखना है कि एक बड़ी चीज लड़कियों को खास के पता लगा, वैसे तो सबको बीइंग डॉक्टर पता होना चाहिए कि अगर आपको अर्ली एज में ट्यूबरकुलोसिस हो गया या जेनेटिक ट्यूबरकुलोसिस हो गई तो इसका ट्रीट तो हो जाइएगा, लेकिन बहुत बुरा असर आगे चल के पड़ता है कि इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है। फ्लोपियन ट्यूब की अगर टीबी हो गई तो फ्लोपियन ट्यूब में आपने देखा होगा कि जो स्पर्म रिसीव हुआ, ठीक है, और वो फ्लोपियन ट्यूब में जाके वहां पहुंच के पूरा आपको यूटरस को सफर पूरा करके उसको फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचना है, वहां ओवम आता है। वहां पहुंचने के लिए जो मूवमेंट होता है वो सिलियरी मूवमेंट से वो पहुंचते हैं। सीलिया ऐसे फ्लैजिला जो होता है फ्लैजिकल मूवमेंट होता है सीलिया का, उस हिसाब से वो पहुंचते हैं। और वो क्या होता है कि अगर वो ट्यूबरकुलोसिस वहां हो जाएगा तो ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, वहां इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन के बाद फिर हीलिंग का पूरा प्रोसेस होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हील होने के बाद वहां क्या होता है कि उसकी वो जो सीलिया है ऊपर वाली वो खत्म हो जाती है, रफनेस आ जाती है। जब रफनेस आ जाएगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जो आपका स्पर्म है वो सही से नहीं हो पाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ उसकी रफनेस हो जाने की वजह से आपको पता चला कि वहां पे मीटिंग ही नहीं हो पा रहा है इन दोनों का। तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है कि जो ट्यूबरकुलोसिस अगर जेनेटो यूरिनरी हो गया है तो 60 से 80% लोगों में इनफर्टिलिटी हो जाती है, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है, हिस्ट्री दिया है टीबी का। तो जीन एंटोनी विलेमिन ने 1865 में उसने कहा कि टीबी कंटेजियस है, मतलब वो टर्म्स हम लोग ने पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय कंटेजियस, वो जो फैलती है एक दूसरे से, टच से या इस तरह सारी चीजों से। तो रॉबर्ट कॉक्स ने फिर 1882 में इसने कहा कि कल्चर्ड किया इसको, मतलब आइसोलेट कर लिया इसको, बैक्टीरिया को निकाल के दिखा दिया कि ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। और वो जो डेट था वो 22 मार्च था, जिसकी वजह से 22 मार्च को हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का वो मनाते हैं, क्या कहते हैं, डे मनाते हैं, इंटरनेशनल ट्यूबरकुलोसिस डे मनाते हैं। 1890 में अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इन्होंने अनाउंस किया रॉबर्ट कॉक्स ने। और उसके बाद इन्होंने स्टैनिंग मेथड जो यूज करते हैं, जो एजेंट यूज करते हैं जिसकी वजह से फिर ये विजुअलाइज कर पाते हैं बैक्टीरिया को, इन्होंने डेवलप किया। इसी काम को लेके इनको 1905 में नोबेल प्राइज मिला। इसी काम को लेकर 1905 में इनको नोबेल प्राइज मिला। थोड़ा सा कॉल आ रही है। पॉल एहरलिच ने, देखिए ये नाम भी जर्मन है, इन्होंने जो जील नेंसल स्टेन होता है, जो स्टेन को डालने से आपको विजुलाइज कर पाते हैं माइक्रोस्कोपी में, फिर इसको स्लाइड पे डालते हैं पहले, उसके बाद स्टेन किया और स्टेन करने के बाद तभी विजुलाइज होता है। अलग अलग स्टेन में अलग अलग बैक्टीरिया विजुलाइज हो पाता है। जब आप पैथोलॉजी में जाइएगा लैब में तो देखिएगा इसको। +2 में कुछ लोग पढ़े होंगे या फर्स्ट ईयर में, ये प्रीतिम में आपका जो रहा होगा साल, उसमें जो केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ तो वहाँ भी बताया होगा। 1940 में 1940 से पहले तक, 1940 से पहले सैनिटोरियम अप्रोच था टीबी को वो करने का। सैनिटोरियम अप्रोच क्या होता है कि सैनिटोरियम उसको कहा जाता था, किसी भी लंबी बीमारी के को इलाज के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाती थी जहां बहुत दिनों तक उनको रखा जाता था। और वो ऐसी जगह होती थी जो ओपन, कहीं भी कहीं ओपन में रहती थी और
जहाँ पे एयरेशन बहुत अच्छा से हो चुकी, ये मान्यता थी कि आ गया था कि पहले की ये कॉन्टेजियस डिजीज है 1865 में ही, तो ऐसी जगह पे उनको आइसोलेट करके रखते थे। और खाना अच्छा, रेस्ट एंड फ्रेश एयर का ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था, सैनिटरी अप्रोच उसे कहा जाता है। इंडिया में भी देखिएगा कि आप जो जयपुर नहीं, जहाँ पे वो मजार है यहाँ पे आपको राजस्थान में, तो अजमेर में, उसके पास वहाँ पहले खुला था, फिर यूपी में 2 सेंटर खुला था। इंडिया में ब्रिटिश दौर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। 1948 में बीसीजी का जो वैक्सीन है वो डेवलप हुआ। 50-60s में एंटीबायोटिक अवेलेबल हो गई थी पूरी दुनिया में, इसलिए यूरोपियन कंट्री बहुत जल्दी इससे उबर पाई। टीबी के सिम्टम्स ये सबको पता होने चाहिए, बीइंग स्टूडेंट्स। देखिए 2 महीने से ज्यादा अगर कफ है, ठीक है, तो आप उसको उसके स्पूटम की जांच के लिए तो जरूरी भेज दें। ये तो इस गवर्नमेंट के रूल से कि आप भेज दीजिए, निकले ना निकले टीबी वो अलग चीज है। जो मेन सिम्टम्स हैं इसके, उसके अलावा जो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स हैं, इसमें फीवर होगा, खास के इवनिंग राइज, यानी शाम से थोड़ी सी रात तक वो क्या होगा, बढ़ता हुआ महसूस होगा। बहुत ज्यादा फीवर नहीं होगा, बस गर्म सा फील होगा। कुछ बहुत कम लोगों को ज्यादा फीवर बढ़ता है, बस वो फीलिंग होगी आपको गर्म गर्म होने की। चेस्ट में पेन हो सकता है अगर लंग्स इन्फेक्टेड है। वेट बताएगा कुछ दिनों से कि 2 से 3 महीना से या ज्यादा से वेट कम होता जा रहा है। भूख उसकी बिल्कुल मर जाती है ऐसे लोगों को। आगे अगर केस डेवलप हो गया है तो ब्लड स्टेन स्पूटम होगा, यानी कि जब वो खांसी कर रहा है या उससे जो बलगम निकल रहा है उसमें खून मिल के आ रहा है वो, ठीक है। हिमोप्टेसिस जिसको बोलते हैं, उसकी सांस है, चूंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, फिर जाके खास के टीबी का बैक्टीरिया एरोबिक होता है, जहाँ आपको एयर ज्यादा होता है उसकी तरफ जाता है, तो वो लंग्स के अपर पार्ट में होता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन भी उसके सांस लेने में दिक्कत होती है, स्वेलिंग हो गया तो सही से एयर एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन अंदर होगा तो जल्दी जल्दी आप सांस लेंगे, और जब जल्दी सांस लेंगे ज्यादा मतलब एफर्ट्स लगाना पड़ेगा आपको, तब थकेंगे भी, जिससे टाइडनेस हो जाता है, थकन महसूस करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में वेल नोन है कि ये आपको एक आदमी से दूसरे में कैसे फैलता है। उस आदमी को जिसको लंग्स में इन्फेक्शन है और वो फ्रैंक केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है, जिसके साइन एंड सिम्टम डेवलप हो गए हैं, वो पीपल जब खांसी करेगा या स्नीज करेगा, मतलब छींकेगा या बात करेगा, तो उसके बॉडी से, मुंह से, नाक से जो एयर ड्रॉप निकलेगा, तो वो ड्रॉपलेट जो है ना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, आप लोग बढ़िया जानते हैं इसको, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है। खास के आप नहीं भी जानते होते तो कोविड-19 ने बता दिया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या है। वो आपके मुंह से निकला, फिर वो दूसरे के मुंह में गया, एयर में सस्पेंड रहा, या किसी ने इनहेल किया, सामने वाले के अंदर चला गया, तो वो आपको फिर वो उसके अंदर ट्यूबरकुलिन के साथ चला गया बैक्टीरिया, वो इन्फेक्ट हो सकता है। अगर इसकी इम्यूनिटी कमजोर है तो जल्दी से पकड़ा जाएगा, इम्यूनिटी कमजोर नहीं है तो सस्टेन कर लेंगे। 10 से 1 प्रोसेस का आदमी जिसको एक ट्यूबरकुलोसिस 10 से 15, पिछले क्लास में बात हुई कि 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए ये आप देखिए कि बेकार है, हम लगे यार 15 को, फिर उसके बाद बारियों में ले जाकर लगा देती है ना आदमी, हम बेकार लगे। ध्यान रखेंगे किस तरह से केस को कम किया जाता है। प्रिवलेंस देखते हैं इंडिया के, अगर कॉन्टेस्ट में इसका जब प्रिवलेंस आप देखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का, उसमें से इंडिया टॉप पे है। टीबी का बर्डन जबरदस्त है, लेकिन केरला एक ऐसा स्टेट इंडिया में जहाँ पे पर 1 लाख पे 44 केस है, यानी ये आपको जो टारगेट है उससे भी कम चला गया है। बहुत अच्छे से केरला पहला स्टेट होगा जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ये टीबी को एलिमिनेट कर दे अपने यहाँ से, ठीक है। ऐसे इंडिया ने भी अपना एक टारगेट रखा है कि हम 2000 जो गोल है कि 2030 तक टीबी को खत्म कर देना है इस दुनिया से। इंडिया ने 5 साल पहले ही गोल है, एक होता है यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल, एक गोल रखा गया है जिसमें बहुत सारे डिजीज का एक टारगेट रखा है, इन डिजीज को हम खत्म कर देंगे। इंडिया ने भी उस गोल के तहत एक अपना गोल रखा है कि 2025 तक, यानी दुनिया का 2025 तक, रिजल्ट अपने आप को म्यूट कीजिए, 2025 तक इंडिया का गोल है कि हम अपने देश से टीबी को एलिमिनेट, ठीक है। लेकिन अभी भी इंडिया में पर लाख 204 केसेस है, मतलब जो केरला का डाटा है 44 केसेस है पर लाख, इंडिया में 204 केसेस है। तो अभी मंजिल थोड़ी दूर है, लेकिन यह है कि प्रोग्राम अगर सही से चलता है तो हम इसको करने में कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। पूरे वर्ल्ड का 1/4 समझिए कि 1/4 जो है ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ इंडिया में।
मालन्यूट्रिशन होने की वजह से, गरीबी होने की वजह से, पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों को होने की वजह से, जो डाइटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सही नहीं होने की वजह से, लोग को हेल्थ एजुकेशन नहीं होने की वजह से, ठीक है, इस टीबी के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं हो, प्रोग्राम सही से ईमानदारी से नहीं चल पाने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड का 1/4 जो है ना, 1/4 आप समझ लीजिए कि बर्डन यही है। WHO ने एक स्टैंडर्ड रखा है, जिस स्टैंडर्ड के नाते कहा है कि हम टीबी को एलिमिनेट कर देंगे। उसका टारगेट है कि पर 10 लाख में 1 या लेस होना चाहिए, 1 से या कम होना चाहिए पर ईयर। 10 लाख की पॉपुलेशन में हर साल 1 या 1 से कम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हो, तब हम ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट कर पाएंगे। यही टारगेट रखा है WHO ने पूरे वर्ल्ड के लिए। केरला इसी को लेके अब जो है ना नई जो प्रिवेंटिव टेक्निक्स ला रहा है, टेक्निक क्या नया जो है स्ट्रेटजी ला रहा है। केरला इस पे काम करने जा रहा है कि जितने भी लेटेंट टीबी के केसेस हैं उसको प्रिवेंटिव स्टेप्स में, जो टीबी की मेन दवा है रिफेम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड, इस दवा को की 12 डोज देगा उसको। लेटेंट का क्या मतलब होता है, पहले सुन लीजिए। केरला ने स्ट्रेटजी लाई है कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हम देंगे। ट्रीटमेंट देखिए, प्रिवेंशन के तौर पर ट्रीटमेंट भी होता है, प्रिवेंशन के लिए ही तो हम वैक्सीन भी, इंजेक्शन भी दे रहे हैं। तो प्रिवेंशन का मतलब अगर मन में सिर्फ आप कितना हो कि किसी चीज को ना करना, रुक जाना, ये नहीं है। प्रिवेंशन के 4 स्टेप्स होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। अलग हर स्टेप पे कहीं ना कहीं आपको दवा का यूज, आपको डिफरेंट थेरेपीज का यूज, रेजिमेंट्स का यूज होता है। तो यहाँ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में है कि 12 डोजेज जो है आपकी रिफेम्पिसिन आइसोनियाजिड की देंगे, जो मेन लीडिंग ड्रग थी टीबी के, ताकि इसकी वजह से जो लेटेंट केस है, लेटेंट केस किसको बोलते हैं, वैसे केस जिसके बॉडी के अंदर टीबी का बैक्टीरिया तो है लेकिन सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो इसका फायदा क्या है कि जब तक टीबी का सिम्टम्स डेवलप ना हुआ, टीबी का एक्टिव केस वो नहीं कहलाएगा, और एक्टिव नहीं होगा तो फैलाएगा नहीं। लेकिन आगे चल के अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये फ्रैंक केस में, एक्टिव केस में डेवलप हो सकता है। इसीलिए लेटेंट को पता करके सीरोलॉजिकल सर्वे करेंगे उसको ब्लड टेस्ट करके इस तरह के पता लगा के, या फिर कहीं स्क्रीनिंग में उनको अगर कफ का मामला है तो स्पुटम टेस्ट से कुछ निकल रहा है। सिम्टम्स ऐसे आज नॉन सिम्टोमेटिक में जनरली एक कफ आपको नहीं मिलेगा, एक्सीडेंटली कोई टेस्ट कर रहा है या कोई स्क्रीनिंग बड़ा अभियान चला रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि ये लेटेंट केस है ट्यूबरकुलोसिस के, पता चल जाएगा उसके अंदर। ऐसे केसेस को टारगेट करके 12 डोज रिफेम्पिसिन आइसोनियाजिड के देना है, ताकि इसको अगर हमने रोक लिया तो फर्दर जो ये आपको फैला सकता है। इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है ये कि इसको अगर रोक लिया लेटेंट केस को, तो ये बंदा जो फ्रैंक केस होता और उसके बाद जो ये फैलाता, तो पूरे चैन को समझिए कि पूल को आपने कम कर दिया, छोटा कर दिया। इससे टीबी को रोकने में बड़ी मदद मिलने वाली है। तो केरला जो हमारा एक स्टेट है जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है इसको, तो हो सकता है कि सबसे पहले वही मिसाल पेश करें इंडिया में कि हम किस तरह से टीबी को रोक सकते हैं। 1962 से नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेशनलाइज हो रहा है भारत में। टेक्निकली बहुत साउंड प्रोग्राम था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम था, कंट्रोल प्रोग्राम जो था, लेकिन चूंकि इसका मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाया। हमने पहले भी अगले और सब प्रोग्राम में मैंने आपको बताया है कि हर चीज का दारोमदार इसी पे होता है कि आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। अभी 2-3 दिन का हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे डिस्ट्रिक्ट के, देखा होगा आपने डिस्ट्रिक्ट के डीआईएमओस को, जो आयुष के हेड है उनको। तो भारत सरकार की एक पॉलिसी आई है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे भारत में खुलना स्टार्ट हो गया है 2024 तक। 19 से स्टार्ट हुआ है, 3000 खुल चुके हैं। 12,500 आयुष वेलनेस सेंटर खुलने हैं। वहाँ पे आयुष का डॉक्टर हेड होगा, उसके नीचे आशाज होगी, नर्सेज होंगी, और जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज है, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। घर घर में हर एक घर में आपको जो है वो एक प्लांट कम से कम लगवाना है, वहाँ प्लांट लगेगा खुद वहाँ पे। उसके बाद जो है ओपीडी डेली होगी, नेशनल जितने भी डिजीज है नॉन कम्युनिकेबल के उसके प्रोग्राम्स होंगे उसको। ये सारी चीजें अब आयुष के जिम्मे होनी है। 40,000 के आसपास इनकी सैलरी होगी, जिसमें से 60% इसको फिक्स्ड मिलेगा और 40% उनके काम पे मिलेगा। यानी 10 जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स पे आपने कितना काम किया। ट्यूबरकुलोसिस को प्रोग्राम्स को नहीं, उसमें मतलब उसको भी साइड से देखना है, लेकिन खासकर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेलाइटिस, इस सब पे, और फिर जनरल ओपीडी, सब मिला के पॉइंट्स बनाए, बुलेट्स पॉइंट्स रखे गए हैं। उस पर आप जितना काम कीजिएगा उस हिसाब से आपको पैसा और बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें भी यही बताया गया कि हमने बताया कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसका दारोमदार सिर्फ इस पे है कि जो टीम उससे जुड़ी हुई है वो उसको किस तरह से ऑपरेशनलाइज कर रही है। यही चीज देखिए निकल के आए कि ये बहुत साउंड
प्रोग्राम था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, लेकिन इसमें मैनेजिंग ठीक से नहीं हो पाया भारत में, जिसकी वजह से ये ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लगभग फेल्योर हो गया। तब दूसरी स्ट्रेटजी इसको लिए बुलानी पड़ी। दूसरा क्या था कि इसमें फंडिंग सही से नहीं था। दूसरी एक और बड़ी चीज जो हर प्रोग्राम के लिए जरूरी है, पैसा ही नहीं था उतना जो हम दे पाते हैं। उस वक्त हमारा हेल्थ बजट भी 62, समझिए क्या हाल था। चाइना से हमारा युद्ध हुआ था तो हमारे पास सही से गन नहीं थे हमारे जो सोल्जर्स हैं उसको, तो उस वक्त पैसे भी बहुत कम थे और इतना ज्यादा आपको औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी भारत में, सेल्फ डिपेंडेंस और भी कम था। खैर, और तीसरा पॉइंट क्या था कि हम बहुत ज्यादा रिलाय करते थे उस वक्त, सिर्फ एक्सरे से ही पता लगाने की कोशिश करते थे। ऐसे पुरानी मूवीज में देखा होगा कि एक्सरे देखा और धब्बा दिखा, वो डायग्नोसिस स्टार्ट हो गया। और या फिर उसमें दिक्कत ये होती थी कि एक्सरे जो टेस्ट है उसकी जो सेंसिटिविटी है या स्पेसिफिसिटी है कि कितना परसेंट सही टीबी को डायग्नोज कर पाया, तो मैक्सिमम 60%, मतलब 100 में से 60 लोगों को ही 100% डायग्नोज कर पाएगा एक्सरे आपका इनको ट्यूबरकुलोसिस है। 40 तो छूट गया आपका 40%। तो इसका घाटा क्या होगा कि वो जो 40 छूटा आपका, 60 को तो डायग्नोज कर लिया, उसमें भी कितना लोग ट्रीटमेंट करवा पाएगा नहीं करवा वो अलग बात है, लेकिन जो 40% आपका छूट गया, उस 40% को ट्यूबरकुलोसिस वो मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। हर आदमी कितने को फैलाता है? 10 से 15 लोगों को फैलाना है। तो इस तरह से एक्सरे पे हाइपर डिपेंडेंसी की वजह से भी दिक्कत हुई कि डायग्नोसिस में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से केस फेल्योर हुआ, ज्यादा केस बढ़ता चला गया। और लगातार जो है ड्रग के सप्लाई में बीच में रुकावट आना, ड्रग टाइम से पहुंच नहीं पाती। ट्यूबरकुलोसिस में देखा गया कि अगर बीच बीच में ड्रग छूट जाती है तो फिर रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है। इस बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है, ये वही दवा जो उसको खत्म कर देती है, अगर डोजेस कम हो गए, छोड़ दिया बीच में, तो इसके खिलाफ ही रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है। तो ये भी देखा गया, इसकी कमी थी। और एक जो सबसे बड़ी वजह थी जो अब भी देखा जा रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट जो शुरू होता है वो कंप्लीट नहीं करवा पाते। मजदूर क्लास, गरीब लोग या जो ज्यादा सही अवेयर नहीं है, तो वो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से फिर रेसिस्टेंट डेवलप हो गया। वो जनरल टीबी आपको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में कन्वर्ट हो गई। फिर उसको ट्रीट कर, तब तक लंग्स का या जिस ऑर्गन में हुआ उसका बहुत नुकसान हो जाता है। फिर उसको रोक पाना और भी चांसेस हम उनको खोने के चले जाते हैं, और मॉर्बिडिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ ही जाती है, मॉर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन वजूहात की वजह से, ये जो वजूहात आपने देखे, ये ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने में आरएनटीसीपी जो प्रोग्राम था हमारा, उसको हम सही से कंट्रोल नहीं कर पाए। एनटीसीपी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था। उसके बाद 1993 में एक प्रोग्राम लाया गया, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम ने टीबी के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई थी उसको एकदम बिल्कुल शार्पन कर दिया। क्या था? इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड जो ट्रीटमेंट प्लान था, डॉट्स, जिसको कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अक्सर वाइवा में या कहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि डॉट्स का मतलब बताइए, तो इसका एब्रिविएशन पूछ लेगा इसका, तो डॉट्स को कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ये लाया गया। इसमें आगे डॉट्स के बारे में चर्चा की डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें था कि मतलब कि ड्रॉप आउट के केसेस बहुत कम थे, पेशेंट को बुलाया जाता था सेंटर पे, सामने में दवा खिलाया जाता था, इस तरह से केसेस आए। इसमें फिर बाद में चेंजेस आए डॉट्स में, वो भी देखिएगा आप। इंटरनेशनली रिकमेंडेड था। दवाएं देने का बहुत सिस्टमिक प्लान था और सस्ते में दवाएं डेवलप करवाई गई, जिसकी वजह से, चूंकि इसके कॉस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, अगर प्राइवेट में आप टीबी ट्रीटमेंट करेंगे तो मिनिमम आपको 1 लाख खर्च होना है। आप समझ लीजिए 1 लाख बहुत बड़ी चीज है। पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों को ज्यादा टीबी उन्हीं में, वेल टू डू आदमी तो कर लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट के प्लान में ये दवाएं अब दी गई, कॉस्ट इफेक्टिव आई। फिर और सरकार को भी थोड़ी सस्ती पड़े, ये इसका ध्यान रखा गया। ठीक है, चूंकि गवर्नमेंट को भी तो कहीं से परचेज ही करनी पड़ती है चीजें। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये कोशिश की गई कि जितना हो सके, प्रिवेंटिव स्टेप्स में आता है कि टीबी का जो एक बार शुरू हो गया आपको ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर वो आदमी और खतरनाक होता चला जाएगा और दूसरे को फैलाने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। जो स्ट्रेटजी लाई गई उसमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट। कोई भी प्रोग्राम को चलाने के लिए पॉलिटिकल विल, मैंने बार मैं कहता हूँ कि मेडिसिन इज अ पॉलिटिक्स ऑन लार्ज स्टेज। आपका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वही डिसाइड करता है कि आपको हेल्थ में कितना खर्च करना है, कितना बजट आना है, उस हिसाब से सारे प्रोग्राम। पैसे ही नहीं मिलते तो आपका प्रोग्राम चलेगा क्या? उसकी
विलिंगनेस बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो उस प्रोग्राम को ग्रास रूट तक लेके जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो IAS IPS या फिर आपको जो है वो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऊपर से नीचे सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी, इनको कमिटमेंट बहुत जरूरत थी। WHO ने इस पे जोर दिया कि दवा आ जाने से, प्रोग्राम का नाम अनाउंस करने से नहीं होगा, कमिटमेंट होना चाहिए आपके अंदर। ऐसे डेडिकेटेड लोगों को लगाइए जो इसको कंट्रोल करे, इसकी मतलब की जिम्मेदारी तय करे, ठीक है। उसके बाद एडॉप्शन ऑफ स्मीयर माइक्रोस्कोपी, पहले देखा था आपने पिछले प्रोग्राम में कि एक्सरे पे ही बहुत ज्यादा रिलाई करते थे। इसमें जो डॉट्स, ये जो RNTC पे रिवाइज्ड आया, तो इसमें दिया गया कि भाई जितना जल्दी हो रिलायबल और अर्ली डायग्नोस्टिक टूल्स को इसमें अपनाएं, जिसमें जो आपको देखिएगा कि उसमें माइक्रोस्कोपिक स्मीयर माइक्रोस्कोपी को जोड़ा गया, जिसमें स्पुटम को बहुत और रिफाइंड वे में स्पुटम एग्जामिनेशन हम कर पा रहे थे, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज मैनर में इसको लाया गया, मतलब कि हर चीज ऊपर से कंट्रोल नहीं होगा डायरेक्ट। अगर हर चीज अगर स्टेट से कंट्रोल हो या सेंट्रल से कंट्रोल हो तो क्या होता है कि फैसला लेते लेते बहुत टाइम लग जाता है। तो लोकल जो यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती है, उसको सब यूनिट होती है, उनको फ्रीडम दिया गया कि आप अपने हिसाब से डिफाइन करके जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा मॉर्बिडिटी उतना रिड्यूस होगी, और अगर ज्यादा केस बुरा है तो मोर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है। ड्रग सप्लाई को बहुत मजबूत किया गया कि टाइम से ड्रग पहुंचे। अब तो ये हाल है कि ड्रग कम नहीं पड़ती है, कोई अगर इस तरह की केसेस आ गए तो अलग बात है, लेकिन अगर ड्रग कम पड़ती है तो ये बहुत बड़ा लैकुना है। इसलिए ये एश्योर किया जाता है कि ड्रग किसी भी हाल में से कम नहीं पड़नी है, डेली एक दिन भी ड्रग कम नहीं पड़ना चाहिए। RNTC पे ये चीज आपसे पूछी जाएगी कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम और इससे रिलेटेड जो है वो कुछ डाटा बताइए, कब कैसे हुआ, नहीं हुआ, तो उसको भी थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे टीबी प्रोग्राम का, तो 1906 में सबसे पहले टीबी का सैनिटोरियम हुआ इंडिया में, ओपन एयर सैनिटोरियम, टीबी सैनिटोरियम कहा गया। आज के डेट में उसको हॉस्पिटल आप कहिए कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ओपन एयर यानी खुला रखते थे ताकि एयर का एक्सचेंज बहुत अच्छा। सो अब यहाँ पे समझ में आपको आएगा कि क्यों हमने हाउसिंग एंड वेंटिलेशन पढ़ा। क्लोज रूम में या ये जो करीब करीब लोग रहते हैं वो ज्यादा, जैसे खोली में लोग रहे, एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, एक ही कमरे में 7 लोग रह रहे हैं, या 3-4 लोग रहने में भी बस है, उनको ट्यूबरकुलोसिस बहुत आसानी से एक दूसरे से फैल सकता है, ठीक है। तो ये चांसेस जो है वो वहाँ पहले, सबसे पहले मैंने कहा कि वहाँ इंडिया में हुआ राजस्थान में, आपको अजमेर में, उसके बाद फिर इस वेस्टर्न यूपी में 1-2 सेंटर खुले इसके। 1939 में टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना, एक्सपर्ट एडवाइस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड मेथड टू डील विद द डिजीज, यही इसी ने दिया, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सेटिंग अ मॉडल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टीबी वर्कर्स, एजुकेशन ऑफ पब्लिक रिगार्डिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, कंसीव द आइडिया ऑफ डोमिसिलरी RX ऑफ टीबी 1940। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। 40 से पहले तक या 40 तक समझिए कि जो टीबी का ट्रीटमेंट था उसके लिए आपको सैनिटोरियम में, मतलब कि हॉस्पिटल में एडमिट करके लगातार आपका ट्रीटमेंट चलता था। लेकिन 40 में इसका ये कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं, इसको घर में भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उससे बहुत कॉस्ट आता था, वो पेशेंट भी पूरा 6 महीना 9 महीना 1 साल तक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, डेली का कॉस्ट उस पर सरकार का रहा है, उसको खाना देना, चूंकि डाइट बहुत मजबूत देनी पड़ती है ट्यूबरकुलोसिस केस में, अदरवाइज नहीं तो उसको फिर ट्यूबरकुलोसिस का रेसिस्टेंट डेवलप हो जाएगा, या फिर वो दवा जो आ रही है उसका साइड इफेक्ट को कूप अप नहीं कर पाएगा। तो 1940 में एक कॉन्सेप्ट आ गया सेकेंड वर्ल्ड वार से। आप जब देखिएगा कि वर्ल्ड वार कैसे इफेक्ट किया है बहुत सारे हेल्थ स्ट्रेटजीज को, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। खैर वो आएगा, कभी तुम डिस्कस कर देंगे। 1940 में ये आ गया कॉन्सेप्ट कि नहीं, आप घर पे भी रख के पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे लोगों को अलग कर देते थे, घर वाले नहीं मिलते थे, खाना वाना। अभी भी आज के डेट में गाँव में बहुत जगह है कि टीबी हो जाने के बाद उसको सब कुछ अलग कर देते हैं। तो आप अलग कीजिए, सेपरेट कीजिए। अभी भी हम लोगों से परहेज कर रहे हैं इसमें, लेकिन हीन भावना से नहीं होनी चाहिए। इस चीज को समझना है कि जो ये ट्यूबरकुलोसिस का प्रोग्राम है वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी इसमें मदद करती है। वर्ल्ड बैंक जो है वो डायरेक्ट फंड देता है इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट DFID इसमें देता है, और जो अदर सपोर्टिंग एजेंसीज कुछ हमने पढ़ा था, इसमें 1-2 शायद आपको याद आ जाए। एक GDF है, ग्लोबल टीबी ड्रग फैसिलिटी, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स टीबी मलेरिया GFATM, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, पीछे भी पढ़ा होगा आपने, और ये डेनिडा तो
का नाम तो आया था, डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये सब मदद करती है। ये डैनिश वहाँ का है, डेनमार्क का है, ठीक है। 1946 में बहुत हेल्थ के मैदान में जो भोरे कमेटी थी इंडिया की, उसके रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे हैं। इवन कि उनके जो रिकमेंडेशन है वो इंटरनेशनल अक्लेम्ड है। बहुत सारे रिकमेंडेशंस ऐसे हैं इनके प्राइमरी हेल्थ को लेके जो इंटरनेशनली उसको अडॉप्ट किया गया। तो भोरे कमेटी सरकार ने बनाई थी, उसने एक रिकमेंडेशन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया कि टीबी क्लिनिक डिस्ट्रिक्ट्स में खोलने हैं और मोबाइल टीबी क्लिनिक्स खोलने हैं। ऐसे आप जो कहिएगा कि लोग आए हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें, उससे नहीं होने वाला। 1946 में उन्होंने कह दिया कि मोबाइल यूनिट भी होनी चाहिए टीबी का, लोगों को ट्रैक आउट करें रूरल एरिया में, उनको फिर डायग्नोसिस के लिए लाए, फिर उनको ट्रीटमेंट करें। 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो, देखिए कहीं भी जो मिनिस्ट्री होती है, उस मिनिस्ट्री के नीचे एक आपको डायरेक्टरेट होता है, स्टेट में भी होता है, और जब हेल्थ स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो आपको पता होगा कि मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री के नीचे डायरेक्टरेट होता है। तो डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ एंड साइंस जो था वो सरकार ने एस्टैब्लिश किया। उसके अंदर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ टीबी के लिए एंटी टीबी एक्टिविटीज एकदम उस पर ध्यान देके तैयार किया गया, एक डिवीजन तैयार किया गया। ट्यूबरकुलोसिस के लिए अलग से उस डायरेक्टरेट के अंदर एक डिवीजन करना जो पूरे भारत में मॉनिटर करेगा। 1951 में मास बीजी वैक्सीनेशन शुरू हुआ, बीसीजी वैक्सीनेशन शुरू हुआ। उस वक्त हम लोगों ने 65 मिलियन चिल्ड्रन को कोलैबोरेशन के साथ IUAT, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ये सबसे पुरानी या पहली यूनियन है, WHO से पहले ही बन गई थी 1920 में। 1920 में ये जर्मनी में बनी थी और इसी की पहल से बहुत सारी चीज ट्यूबरकुलोसिस में आया। इसी की वजह से रॉबर्ट कॉक भी इससे जुड़े हुए थे। इसकी वजह से आपको बता रहे हैं कि उन्हीं के पायनियरिंग उस पे आइडिया पे चला। इसी की वजह से आपको ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ, इसी की वजह से उसके खिलाफ आपको मेडिसिन बन पाई, इसी की वजह से आपका वैक्सीन स्टार्ट हुआ, मल्टी ड्रग थेरेपी स्टार्ट हुई। जितने रिसर्च होते सारा क्रेडिट जाता है मैक्सिमम इंटरनेशनल यूनिट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस का, यूनियन